मैं आज नॉलेज की बरसात करने वाला हूँ। अब उस नॉलेज को पैसे की बरसात में कन्वर्ट सामने वाले का विवेक करवाए। जिन भी लोगों के चार्ट में केतु अच्छा होगा वो आउट ऑफ इंट्यूशन शेयर बाजार से पैसा कमाएंगे। कौन सा प्लेनेट है जिसको कि सबसे ज्यादा पूजा की जाए, पाठ किया जाए, मंत्र किया जाए? इसमें 3 राशियां हैं। ये 3 राशियां धन की राशि। आप अगर रोजाना 20 मिनट के लिए ट्रांस में नहीं जाते हो तो आप अपने लिए नुकसान का रास्ता बना रहे हो। ये ट्रांस में जाना क्या होता है? ट्रांस में जाना ये होता है कि जब आप कलर भी मैटर करता है कि आप जैसे मंडे को कोई पर्टिकुलर कलर पहनिए, ट्यूसडे को पहनिए, वेंसडे को पहनिए। जिस वार को आप उस ग्रह के कलर का कपड़ा पहनते हो, दरअसल आप जाने अनजाने में उस ग्रह को उस दिन के लिए ट्रिगर कर रहे हो। जो हमारा बर्थ चार्ट है, क्या वो हमारी पास्ट लाइफ कर्मा से भी जुड़ा हुआ है? बिल्कुल 100%। क्या कोई ऐसा उपाय है जो वास्तु हम अपने घर का थोड़ा ठीक कर पाए, जिससे कि जो पैसा आया वो हर महीने कॉन्स्टेंटली आता रहे? 2-3 ऐसी चीजें हैं जो हमेशा काम करती हैं। इसमें से सबसे पहली टेक्निक है कि डीप टॉक्स, बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। क्योंकि पैसे की अहमियत को हम समझते हैं पैसा कितना ज़रूरी है, और हम समझते हैं पैसा आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसी खोज में हम जो एक्सपर्ट लेके आते हैं, हम इसलिए उन्हें बुलाते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, कि कहीं ना कहीं वो आपके पैसे की जर्नी में हेल्प कर सकें, कहीं ना कहीं वो आपको कोई एक आइडिया दे सकें जिससे कि आपकी पैसे की जर्नी और बेहतर हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहे, डिप्रेशन में हैं, नुकसान में हैं, और नुकसान के साथ जब डिप्रेशन होता है तो वो बहुत हावी होता है। तो किसी ने कमेंट किया कि सर किसी एस्ट्रो या किसी पंडित को बुलाइए, एस्ट्रोलॉजर को बुलाइए, वो कुछ मदद कर सके। तो हमने बहुत ढूंढा कि भाई कोई हमें एक ऐसा जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर चाहिए जिसकी छवि भी साफ़ हो और जिसका ज्ञान ऐसा हो कि मतलब लोग पसंद करें उन्हें बात करना। तो आज हम जिन पंडित जी को, जिन एस्ट्रोलॉजर को, जिन कुंडली विशेषज्ञ को बुला के लाए हैं, या हमने रिक्वेस्ट की है और वो अमृतसर से हमारे पास आए हैं, वो हैं पंडित योगेश शर्मा जी। थैंक यू योगेश जी यहाँ आने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन के लिए। आई एम ओवरवेल्म्ड और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आज आपके और हमारे दर्शकों की उम्मीदों पे खरा उतरूँ। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार जी, प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं आप? ऑल गुड, सब बढ़िया। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जी। थोड़ा सा हम आपको थोड़ा ज़्यादा से डिस्टर्ब करेंगे। जी, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। गारंटी है? डन। और जब भी एस्ट्रोलॉजर हमारे पॉडकास्ट में आते हैं तो हमें लगता है कि हम इनसे सब कुछ ही पूछ लें। आज हमें कुछ ऐसा करना है कि बस पैसे की बरसात हो जाए हमारे ऑडियंस के जी लिए। बिल्कुल, पैसे की बरसात हो बरसात जाए। चाहिए, बिल्कुल। जी बिल्कुल। मतलब ऑडियंस देखे गए कि वाह क्या इन बता के गए हैं, और पैसा ही पैसा हो। जी, मैं आज नॉलेज की बरसात करने वाला हूँ। डन। अब उस नॉलेज को पैसे की बरसात में कन्वर्ट सामने वाले का विवेक करवाएगा। कोई दुनिया के अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि जो कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए पैसे की बारिश करवा दे। हाँ, इतना पक्का है, मैं आज वो सूत्र देने वाला हूँ, आज मैं वो फार्मूलाज देने वाला हूँ, वो टेक्निक्स देने वाला हूँ जिससे सामने वाला चाहे तो अपने लिए धनवर्षा करवा सकता है। और ये आज मैं आपको ये प्रॉमिस करके जाऊँगा। और उसमें सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा, और उन्हीं क्वेश्चंस के बाद जो मैंने एक लाइन सोची हुई है, एक टेक्निक सोची हुई है अपने ऑडियंस के लिए, वो ज़रूर शेयर करूँगा। डन, तो शुरू करें? जी बिल्कुल। तो योगेश जी देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, हाँ। कि आदमी बहुत यत्न प्रयत्न से धन जुटा के स्टॉक मार्केट में आता है और उसको वहाँ नुकसान हो जाता है। अब मैं ये तो आपसे नहीं पूछूंगा कि नुकसान क्यों होता है उसको स्टॉक मार्केट में, लेकिन क्या इसमें कोई ग्रह चाल, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न या कुछ ऐसा है जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में लिखा है? देखिए, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा उजागर करें और थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि क्या समय सही होता है, क्या समय गलत होता है,
या जब समय सही होता है तो किस तरह के समीकरण बनते हैं, और जब नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन सारी चीज़ों के क्रमबद्ध जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूंगा। आपने शुरू में बात की बातें गहराइयों की, बातें पैसों पैसों की। की। अब पैसा अनफॉर्चुनेटली हमारे मनस में, हमारे इंडियन माइंडसेट में एक टैबू विषय अनफॉर्चुनेटली बन चुका है। बचपन से हमें पता नहीं क्यों ये कंडीशनिंग की गई है कि ज़्यादा पैसा कमाना शायद अच्छा नहीं होता है। हमारी मूवीज़ के थ्रू जितने कपटी लोग हैं वो पैसे वाले दिखाए गए। हमारे नॉर्मल बेबी जो गरीब इंसान है उसको ईमानदार दिखाएगा और पैसे वाले को बेईमान दिखाया गया। कहीं ना कहीं माइंड में एक सेट बिठा दिया गया कि बिना बेईमानी के पैसा नहीं कमाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये, जो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आती है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इंडियन वास्तु एकमात्र मैं विद्या ऐसी कहूँगा जो बड़ा प्राउडली कहती है कि राजा बनना है, जो बड़ा प्राउडली कहती है कि पैसा कमाना जीवन के परम लक्ष्यों में से एक है। वो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं है। वो जो पंडित जी ऐसा कहते हैं ना, जो ज्ञानी महात्मा स्टेज पे बैठ के ऐसा कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, वो कहने के 50 लाख लेते हैं। तो पैसा क्यों सब कुछ नहीं है? वो एक और कहावत है, इट इज़ बेटर टू क्राई इन अ मर्सिडीज देन टू क्राई ऑन अ बाइसिकल। यस, आई फुल्ली एग्री विद दैट। जी, तो पैसा जो है ना, उससे पूछिए जिसके पास नहीं है। जी। लोग कहते हैं सेहत सबसे पहला धन है। आप दो बीमार लोगों का कंपैरिजन करिए, एक जो गरीब होके इलाज ढूंढ रहा है और दूसरा अमीर होके साधन से ठीक हो रहा है। अब बताइए कि सेहत से पहले भी पैसा आया कि नहीं आया? पैसा ज़रूरी है। मैं तो सर मानता ही हूँ। मैं तो देखिए क्या है कि मैं पहले एक ट्रेडर था, मैं काफ़ी लॉस लिया, फिर मैंने लोगों को सिखाया भी स्टॉक मार्केट, लोगों को फिर भी लॉस होता रहा, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ 20% स्ट्रैटेजी एंड 80% योर माइंड एंड साइकोलॉजी। लोग नहीं पैसे कमा पा रहे, तो मैंने सोचा चलो एक ऑनलाइन कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे मैं लोगों को एक आइडिया दे सकूं। जी बिल्कुल, बढ़िया। आज आप समझें कि मतलब मेरा आइडिएशन क्या है अबाउट दिस डीप टॉक, कि लोग यहाँ, मैंने जैसे आपको बुलाया, आपसे कुछ हम उगलवाएंगे, कुछ आप बताएंगे। ऐसे ही कल को कोई हो सकता है प्रमोटर हो, ऐसे ही कल को हो सकता है कोई बिजनेसमैन जी बिल्कुल। हो सकता है कोई ट्रेडर हो सकता है कोई दुकानदार हो। तो हम लोगों से ये पूछेंगे कि उनकी कामयाबी का राज क्या है। जी बिल्कुल, तो बढ़िया। अगर मेरी 1 लाख ऑडियंस है, 2 लाख ऑडियंस है, 10 लाख ऑडियंस है, उनमें से किसी एक को भी कोई आइडिया क्लिक कर जाता है। अब हो सकता है आज से आपसे वार्ता करके कोई कहे जी मैं तो एस्ट्रोलॉजी को एज ए प्रोफेशन ले लेता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज ए बिल्कुल रिवॉर्डिंग हो सकता प्रोफेशन। है, बिल्कुल हो सकता है। तो मेरा आइडिया सिर्फ ये है कि यहाँ पे लोगों को कुछ हम ऐसा दें जो मतलब उनको, वो लोग ढूंढ रहे हैं, जी बिल्कुल, और वो पैसा कमा सकें, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा ही गोल है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अब इसमें सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान देना है। मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि सीरियल से चलेंगे, हिरार्की से चलेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी, बिल्कुल। अप्लाई कर पाएंगे। जी। अब शेयर बाज़ार की बात हो रही है। शेयर बाज़ार में एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा नाम है जिसने हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा कमाया है, और वो है वॉरेन बफेट। जी। अब क्या लगता है आपको कि क्या वो कोई ऐसी किस्मत का टैटू बनवा के आए हैं? क्या वो ईश्वर से ऐसा कुछ लिखवा के लाए हैं कि जिस चीज़ पे हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगी? जी नहीं। यहाँ पे सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखता है, और जो वॉरेन बफेट के चार्ट में हमने देखा वो है हाई इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का रोल शुरू होता है। इंट्यूशन इज केतु। जिन भी लोगों के चार्ट में केतु अच्छा होगा वो आउट ऑफ इंट्यूशन शेयर बाजार से पैसा कमाएंगे। अभी मैं आऊँगा कि जिनके केतु सही नहीं है, इंट्यूशन उनको नहीं होती है। कई लोग हैं ना कि वेट करते रहते हैं और जब वो विड्रॉ करते हैं तब मार्केट चढ़नी शुरू हो जाती है। वो खराब केतु की निशानी होती है कि जो सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेने देता, जो आभास शक्ति को, इंट्यूशन पावर को उतना डेवलप नहीं होने देता। जिनका केतु अच्छा होता है ना, वो मार्केट से पूरा लाभ कमा के जाते हैं। वो जो अपने नुकसान होता है उसको मिनिमाइज करते हैं। शेयर बाजार से फायदा लेना है ना, तो राहु और केतु सबसे पहले नंबर पे इनको रखना है। इनके बिना शेयर बाजार से कमा के निकलना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अब मैंने जैसे केतु की बात की, अब आप उपाय पूछोगे कि भाई हमारे केतु तो अच्छे नहीं, हमें इंट्यूशन ही नहीं होती, क्या किया जाए?
केतु को सही करने का एकमात्र उपाय है मेडिटेशन करना। आप शेयर बाजार में डील करते हो, आप अगर रोजाना 20 मिनट के लिए ट्रांस में नहीं जाते हो तो आप अपने लिए नुकसान का रास्ता बना रहे हो। फिर अगर आपकी फेवर में कभी हवा चल गई, थोड़ा बहुत कमा जाओगे, लेकिन लंबे समय तक कमाना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको अपने केतु को सही करने के लिए रोजाना 20-25 मिनट एक्चुअल वाली मेडिटेशन करनी पड़ेगी। ब्लैंक में रह के, ट्रांस में जाके सिर्फ ओम चैंटिंग करिए। पहले 40 दिन ये मेडिटेशन नहीं होने वाली है, लेकिन उसके बाद जब होनी शुरू होगी और 6 महीने बाद अपना ग्राफ बनाओगे आप, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से अब चीज़ें आपकी फेवर में जानी शुरू हुई हैं, किस तरह से आपने मौके पे चौका मारा है, किस तरह से आपको जो भी पत्ते मिले थे उनको आप सही खेल गए हो। ये आपके केतु आपको बताएंगे। और फिर बारी आती है राहु की। राहु जब ऑपरेट करते हैं ना, राहु के ऑपरेट करने का एक ही तरीका, अचानक से फायदा, अचानक से लॉस। तो जिन भी लोगों के चार्ट में राहु किसी तरह से खराब हो जाते हैं ना, वो भ्रम का शिकार हो जाते हैं, वो इस तरह की गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। लोगों की देखा देखी, अंदर से पता नहीं कौन सी किक आई कि मार्केट में झट से उन्होंने कितना ही पैसा इन्वॉल्व कर दिया, कितना एक्सपोज हो गए और बदले में उनको बहुत सारा घाटा हो गया। तो राहु को सही रखना है। राहु को सही रखेंगे ना, कभी भ्रम नहीं होगा। राहु को सही रखेंगे ना, कब एग्जिट लेना है, कब नहीं लेना है, कब कौन सा डिसीजन लेना है, ये हमेशा पता चलता रहेगा। ये होता है राहु का सही होना। अब राहु को सही रखना है ना, तो इसके लिए एकमात्र उपाय है, हमेशा आप एक्टिव रहिए। अभी मैं उपायों में नहीं आ रहा, कौन सी अंगूठी डाली जाए, कौन सी चीज को दबाया जाए, प्रवाह किया जाए, वो तो चार्ट के विषय है ना। अब राहु को सही रखने का काम कौन सी ऊर्जा करती है? एस्ट्रोलॉजी कहती है कि राहु को सही रखना है तो मंगल सही कर लो, राहु सही हो जाएंगे। मंगल क्या है? एनर्जी। मंगल क्या है? कैलोरी बर्निंग। तो आप लगातार बॉडी को एक्टिव रखिए, रोजाना कैलोरी बर्निंग करिए। कुछ नहीं है तो कुछ स्टेप, 10,000 स्टेप रोज चल लीजिए ना। और ज़्यादा करना है जिम ज्वाइन करिए, नहीं करना थोड़ा बहुत दौड़ के आइए। आपको लगेगा एक फिटनेस एक्सपर्ट बात कर रहा है, नहीं, एस्ट्रोलॉजर बात कर रहा है, मंगल को एक्टिवेट करने की बात कर रहा है। मंगल एक्टिवेट होंगे, राहु सही होंगे। राहु ऐसी एनर्जी है जो गिरा भी देती है और गिरने से बचाती भी है। तो राहु और केतु को इन तरीकों से सही रखेंगे तो आप इस बात को लिख के रख लीजिए, मेरे इस तरीके से चलिए। आज का जो भी आपका सिनेरियो रहा, फिर 6 महीने बाद का जो सिनेरियो होगा, वो आपको बड़ा भली भांति आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से अब चीज़ें आपकी फेवर में जानी शुरू हुई हैं। फिर मार्केट चाहे डिजास्टर में जाए, मार्केट चाहे पूरी अपवर्ड जाए, वो कोई मैटर ही नहीं है। बेरिश या बुलिश का यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं हर परिस्थिति में गवाते भी हैं, कमाते भी हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे अपने से मतलब होना चाहिए। मार्केट क्या कह रही है, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड आता है, वो ट्रेंड आता है खुद को स्टडी करना। हाउ यू आर फीलिंग टुडे, इस बात को नोट करके अंडरलाइन करके रख लीजिए। आप एक काम करिए, आप मार्केट से कमाना चाहते हैं ना, तो आपको मैं एक 100 दिन का उपाय दे रहा हूँ, इसको करिए। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का उपाय है ये, और ये हमेशा काम करता है। आप एक्सेल शीट बनाइए, कोशिश करिए कि आप जो गूगल शीट्स होती हैं, जो कहीं से भी एक्सेस हो जाती हैं, वो वाली एक्सेल शीट लीजिए। अब उसके ऊपर आप हिंदू कैलेंडर जो होता है, ल्यूनर कैलेंडर, जिस पे एकादशी द्वादशी तिथि होती है, चतुर्थी तिथियां होती हैं, आप उनको नोट करिए। एक कॉलम में आज इंग्लिश डेट को भी नोट करिए। अगले कॉलम में आप लिखिए कि आज आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका मूड कैसा रहा। ये 3 कॉलम बनाइए और इसको 90 से 100 दिन तक रोज करिए। यानी अमावस वाले दिन आपकी डिसीजन मेकिंग और होगी, पूर्णिमा वाले दिन ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। बीच में एक ऐसा फेज आएगा एकादशी का या दशमी तिथि का, जिस समय आप बड़े अग्रेसिव हो गए, और बीच में चतुर्थी या पंचमी का एक ऐसा फेज भी आएगा जिसमें बड़े डरे डरे हो गए। आपके फैसले लोगों की सलाह से प्रभावित होंगे। और जब आपके पास 3 महीने का ये पैटर्न बन के आएगा ना, आपकी आंखें फैल जाएंगी, आप हैरान हो जाओगे ये हो क्या रहा है। इतनी हैरानगी होगी कि केवल चंद्रमा की मूवमेंट आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर रही थी। कब आपने एग्जिट ली, कब आपने इन्वेस्ट किया, कब आप डरे, कब आपने पैनिक में डिसीजन लिया, कब आपने रिस्क लिया, ये चंद्रमा की परिस्थितियां डिसाइड करेंगी आपके लिए। और आपकी परिस्थितियां किसी और को कॉपी नहीं हो सकती हैं। हर एक के बर्थ चार्ट के अनुसार ये चंद्रमा की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। एक्सेल शीट बनाएंगे
100 दिन तक ये तपस्या कर लेंगे तो 101वें दिन से आप प्रो खिलाड़ी बनेंगे, मंजे हुए खिलाड़ी बनेंगे, जिसको पता होगा कि आज पंचमी तिथि है, आज का मेरा डिसीजन जो है ये इन्फ्लुएंस होने वाला, आज नहीं लूंगा, आज अमावस है, आज मैं डरा रहूंगा, इसलिए आज मैं एक्सपोज नहीं होऊंगा, आज पूर्णिमा है, आज खतरों का खिलाड़ी हूं, आज सब चलेगा, आज मिट्टी को भी सोना करूंगा। तो ये आपका आंकड़ा आप ही का होगा, ये किसी और पे अप्लाई भी नहीं हो सकता। जैसे आपके फिंगरप्रिंट किसी और के नहीं हो सकते ना, उसी तरह से ये आंकड़ा भी आप ही का होगा। एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। खाली आप किसी एक प्लेनेट को सही करके उसकी अंगूठी पहन लेंगे और शेयर बाजार आपकी फेवर में चला जाएगा। शेयर बाजार एक डिसीजन के लिए होता है क्या? ये एक सतत प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सनातन प्रोसेस है। जब से शुरू हुआ, शायद 79 78 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शेयर बाजार शुरू हुआ है, तब से ये लगातार इवॉल्व हुआ है। लेकिन इसमें टिके कौन से लोग हैं? जिन्होंने ये सारे इन्स एंड आउट बूझ लिए। कईयों ने जाने अनजाने में बूझ लिए और कईयों ने इस प्रोसेस से बूझे। और ये जो प्रोसेस है, जब हम अप्लाई करेंगे 100% ये फल देगा। और ये मैं जनमानस की भलाई के लिए बता रहा हूँ कि भाई मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, ऐसे इसको उजाड़ना मना है। एक अभी आपने बात की कि मेडिटेशन करें, ट्रांस में जाएं, जो भी है। अब बहुत से लोगों को मेडिटेट करना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। तो हम जैसे जो अज्ञानी लोग हैं, मेडिटेशन नहीं जानते, उनके लिए क्या वो है कि कैसे मेडिटेट करते हैं या क्या? 2024 में ये सवाल पूछना ही मना है, क्योंकि अच्छा। हमारे पास ऑनलाइन इतना एक्सेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हाउ टू मेडिटेट एक बार गूगल पे लिख के देखिए कितने जवाब आते सर हैं। वो मैंने कई बार करके देखा, उसमें कम से कम नहीं तो 200 जवाब आते हैं। सिंपल है, फिर सिंपल टेक्निक है कि आपको क्या करना है, एक जगह चूज करनी है, रोज जगह नहीं बदलनी है। अच्छा। इट मे बी योर पूजा स्थान, इट मे बी योर बेडरूम, इट मे बी द लॉबी एरिया, लिविंग एरिया। अरे कहीं छत पे बैठ जाइए ना, डजंट मैटर। मतलब मैं इस चेयर पे बैठा हूँ तो रोज इसी चेयर पे बैठना इसी है, चेयर पे उसी रोज समय बैठना पे, है उसी समय पे। जी, उसी समय पे बैठना है। और अपने आसपास प्रॉप्स का इस्तेमाल करना है। एक पर्टिकुलर एक खुशबू ले लीजिए जिसको अपने आसपास स्प्रिंकल करना है। वो खुशबू क्या करेगी, आपको एक पर्टिकुलर माहौल में ले जाएगी। खुशबू सबसे पहला एक पुशर होती है किसी को किसी माहौल में धकेलने वाला। पीछे बैकग्राउंड में कोई हल्का म्यूजिक लगाना है, कोई पानी की साउंड लगानी है, कोई नेचर की साउंड लगानी है, लगाइए। आपने चाहे वो जो डेसिबल ब्लॉकर होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाला, एयर ब्लॉक, नॉइस ब्लॉकर, वो लगाने, वो लगाइए। आपको कुछ नहीं करना, कुछ चैंट नहीं करना है, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट। मन से लड़िए मत। कभी आप फेफड़ों को कहते हो कि सांस मत लो, दिल को कहते हो धड़कना बंद करो, तो दिमाग को सोचने से मना कैसे कर सकते हो? वो उसका फंक्शन है। पहले 40 दिन कुछ नहीं होगा, मे बी नींद आ जाए। पहले 40 दिन मन करेगा आंखें खोल लो। पहले 40 दिन ऐसा लगेगा आप कहीं का कहीं पहुंच गए, किसी मूवी की स्टोरी सोचना शुरू हो गए। मैं तो जैसे ही बैठता हूँ मेरे कभी बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है, कभी कोई कीड़ा आ जाता है, मन चोर है कभी ना, मक्खी आ जाती है, कभी कुछ लेकिन हो जो जाता है। इंसान 40 दिन ये कर जाता है, 41वें दिन ये कुछ नहीं होता है। योगेश जी, लेकिन एक ना, जैसे जब भी मैंने मेडिटेशन करने की कोशिश करी, जो इनका क्वेश्चन है मैं उसी को थोड़ा सा ट्वीक करती हूँ, तो मुझे ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आने दीजिए, मत रोकिए, ये डिटॉक्सिफाई हो रहे हो आप। लेकिन आपने कभी नोट किया 40 दिन तक इसको कंटिन्यू किया ही नहीं आपने? नहीं, क्योंकि मुझे ना मेरा मन इतना डाइवर्ट हो जाता है, मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी नेगेटिविटी के साथ मैं नहीं बैठ पा रही। अच्छा, नेगेटिव थॉट्स है ना, यहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजी आती है। हर नेगेटिव थॉट जो है राहु द्वारा कंट्रोल्ड है। राहु को मैंने बताया कौन सा प्लेनेट कंट्रोल करता है, मंगल। तो आप लाल रंग का रक्षा सूत्र दाईं बाजू पे बांधिए, राइट हैंड में। हाँ जी, और मेडिटेट करिए। नहीं तो लाल आसन पे बैठ के करिए। तो उसके बाद देखिएगा नेगेटिव थॉट्स कितने ड्रास्टिकली डाउन जाते हैं, बहुत जल्दी डाउन जाएंगे। मतलब जो ख्याल कभी आ नहीं रहा होता वो भी आना शुरू हो जाता है। तो आप ये मंगल की सहायता लीजिए, तभी तो कहते हैं ना, कोई भी अच्छे काम को क्या कहते हैं, मंगल कार्य। तो मंगल कार्य यानी कि जो काम ही मंगल का है वो मंगल ही करेगा। आपको नेगेटिव थॉट्स का ट्रॉमा है ना, आप लाल रंग यूज करिए। आप अगर सो जाते हैं तो उस केस में आप कॉपर के यूटेंसिल में पानी भर के साथ रखिए। अगर आपका ध्यान ही नहीं लगता है तो केसर का तिलक लगा के मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन कहीं पे ट्रांस में नहीं जा पाते तो इसका मतलब सही दिशा में जा रहे, कुछ मत रखिए। 40वें दिन के बाद चले जाएंगे, उससे पहले भी चले जाएंगे। तो 20 चीज़ें हैं। मेडिटेशन तो करनी है, ढीठ बन के करिए, डरना मना है। क्या है, आंखें बंद करनी है, इनहेल एक्सेल करना है, सांस की तरफ ध्यान देना है,
हो सके ओम बोल लीजिए, नहीं बोलना है तो ब्लैंक रहिए। ये ट्रांस में जाना क्या होता है? ट्रांस में जाना ये होता है कि जब आप कनेक्ट करना शुरू हो जाते हो कुदरत से, आप अपने आप में नहीं रहते हो, उसमें आपको एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे आप सो गए हो लेकिन आप अलाइव होते हो। ये ट्रांस की अनुभूति है। ये अगर किसी इंसान को सरदर्द ना हुई हो तो उसको सरदर्द समझाई जा सकती है क्या? नहीं। जो ट्रांस में नहीं गया है उसको नहीं बताया जा सकता है कि ये कौन सी फीलिंग है। लेकिन ये फीलिंग जब हो जाती है तो यही एडिक्शन होती है जो मेडिटेशन करवाती है, और फिर यही मेडिटेशन होती है जो इंसान के अंदर इंट्यूशंस लेके आती है, और फिर वही इंट्यूशंस होती हैं जो इस इंसान को सफल बनाती हैं। और कितनी देर डेली प्रैक्टिस करना चाहिए? कम से कम 15 से 20 मिनट। 15 से 20 इसको बढ़ाना है तो 30 मिनट तक करिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है। एट एनी टाइम ऑफ द डे? नहीं, इसमें प्रेफरेबल तो वैसे कहा तो ब्रह्म मुहूर्त ही जाता ब्रह्म है, मुहूर्त में कहा लेकिन ऐसे जैसे आज का लाइफस्टाइल है तो एनी मोमेंट ऑफ द डे विल डू। लेकिन इसमें ज़्यादातर हमें पेट खाली रखना होता है, विच हेल्प्स। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। मन। तो हम खाने में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं आज की डेट में रह पाते हैं। हमें भोजन में कई तरह का भोजन लेना पड़ जाता है एज पर रूटीन्स, तो फिर मेडिटेशन सफ़र होती है। तो इसको कोशिश करिए सुबह उठते ही पहले टाइम करिए, यानी सुबह उठने के 1 घंटे के भीतर। ओके। ये बेस्ट टाइम। आप जब भी उठो वही समय रख लो, लेकिन फिर भी प्लैनेट्स को सही करना है ना, तो उठने का जल्दी प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा। वही आजकल के लिविंग स्टाइल्स जो हैं ऐसे हो गए हैं कि हम लोग लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, तो उस चीज़ को तो करेक्ट करना ही करना पड़ेगा। अब लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, मैं अपने कई प्रोग्राम्स में, वीडियोस में बार बार एक चीज़ कहता हूँ, सूरज को सही करोगे तो रास्ता दिखेगा। शेयर बाज़ार है क्या रास्ता दिखाने का नाम? तो सूरज को सही कैसे किया जाता है? सूरज के समय पे उठ के। कोई और थंब रूल नहीं है इसका। खैर चलिए वापस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से भटकेंगे तो फिर शेयर बाज़ार से दूर चले जाएंगे। कौन सा प्लेनेट है जिसको कि सबसे ज़्यादा पूजा की जाए, पाठ किया जाए, मंत्र किया जाए, जिसको स्ट्रॉन्ग किया जाए और शेयर देखिए मार्केट इसका में? कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो ये है, हमने 12 राशियाँ तो सुनी हुई हैं, जी। नॉर्मली हमें नाम भी पता होते हैं। तो इसमें 3 राशियाँ हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, यानी वृष, कन्या और मकर राशि। ये 3 राशियाँ धन की राशियाँ हैं। किसी के भी चार्ट में ये राशियाँ खराब होंगी तो अब वो पैसा किसी भी सोर्स से पूरी तरह से योगेश जी, नहीं मैं कमा पहले पाएगा। यहाँ होल्ड कर देता हूँ आपको। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वही ताली मारो, मैं बताती हूँ क्या कंफ्यूजन है। मेरा डेट ऑफ बर्थ दिसंबर में आता है, हाँ जी। तो मैं कैप्रिकॉन हूँ। अच्छा जी। लेकिन जब मैं अखबार में पढ़ता हूँ हाँ जी। तो क्या मुझे कैप्रिकॉन पढ़ना है, हाँ हाँ। या मेरे को जो मेरी लूनर राशि है जो कि हिंदू या उसमें लिखी है कि आप मीन हो या आप हाँ जी। वृश्चिक हो या कौन हो, हाँ, वो वाली राशि को राशिफल देखना जी है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत ये बढ़िया सवाल आपने ये पूछा। ऐसा क्वेश्चन है कि हम बहुत कंफ्यूज ये हैं यक्ष इससे। प्रश्न है सभी श्रोताओं क्योंकि के मन ऐसा है ना कि अखबार में कभी हम देखते हैं अपनी इंग्लिश वाली राशि से। में। चलिए वो फटाफट data- इसको बता देते हैं इसका सॉल्यूशन। हम हिंदू राशियों की बात कर रहे हैं, बर्थ चार्ट की राशियों की बात कर रहे हैं। जो आप महीने के हिसाब से राशियों की बात करते हो ना, वो सन साइन है, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है जो यहाँ पे कहीं पे एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, वो लेकिन टेबल टॉक्स के लिए, लेकिन कॉफी जो टेबल टॉक्स के लिए अच्छी है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में जो कैप्रिकॉन लिखा आता है वो क्या जिसमें है? नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है ना, 22 मार्च हाँ, से हाँ, 22 हाँ। अप्रैल, वो नहीं देखनी है। अच्छा, वो नहीं वो देखना। नहीं देखनी है आपने। आजकल मोबाइल में ऐप्स आ जाती हैं एस्ट्रोलॉजी की। आप एस्ट्रोलॉजी की ऐप डाउनलोड करिए, अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालिए, उसमें आपका चार्ट बना आ जाएगा। आपको नहीं देखना आता है, डजेंट मैटर। अब आपने देखना है कि वहाँ पे मून यानी चंद्रमा किस नंबर के आगे लिखा हुआ है। मैं प्रिसाइजली आपको नंबर बता देता हूँ। अगर 1 नंबर के आगे लिखा है तो वो मेष राशि यानी एरियस होगी। 2 नंबर के आगे लिखा हुआ है तो वो वृष यानी टॉरस राशि होगी। 3 नंबर के आगे लिखा हुआ है तो वो मिथुन यानी जेमिनाई राशि होगी। 4 नंबर कैंसर यानी कर्क। 5 नंबर लियो यानी सिंह। 6 नंबर कन्या यानी वर्गो। 7 नंबर तुला यानी लिब्रा। 8 स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। 9 धनु यानी सेजिटेरियस। 10 है कैप्रिकॉन यानी मकर। 11 कुंभ एक्वेरियस और 12 है पाइसेस यानी मीन। तो चंद्रमा के आगे इन 12 नंबरों में से जो भी नंबर लिखा होगा वो आपकी राशि है, दैट्स इट। ये इतना ही सिंपल है। और जो जैसे नाम से होती है, जैसे पा है, नहीं तो नहीं नहीं, उसको वो भी बाकी नहीं, सब बातें हैं। वो बाकी सब हाँ, बातें हैं। अगर मैं आज अपना नाम योगेश शर्मा की जगह पे शाहरुख खान रख लूँ तो क्या मेरी राशि चेंज हो जाएगी, किस्मत बदल जाएगी, डेस्टिनी बदल जाएगी? नेवर। जो प्लैनेट्स का बार कोड बचपन से मन में हमारे माथे पे बन गया वो कर्म गति है।
वो राशि ईश्वर ने हमें इस जन्म में जो सोच के भेजा है वही रहेगी। नाम बदलने से किस्मतें नहीं बदलती हैं, इस बात को भी याद रखना होगा। तो चलिए फिर से उसी मुद्दे पे वापस आते हैं। तो बर्थ चार्ट में ज़रूरी नहीं है चंद्रमा जहाँ पे हो, बर्थ चार्ट में आपकी वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि जहाँ जहाँ पे भी है, वहाँ पे अगर कोई खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं वो पैसा नहीं कमाने देंगे। आप बीच बीच में अच्छे पैकेट्स में कभी कमा लोगे, फिर लॉस कर दोगे। लेकिन शेयर बाजार जो है, इसमें एक चौथी राशि भी जुड़ जाती है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि, हाँ जी, सिंह राशि जो है और बर्थ चार्ट का जो 5वां घर होता है, ये शेयर बाजार से होने वाले गेन्स को शो करता है। तो शेयर बाजार जो है ये बर्थ चार्ट के अनुसार तो 5वां भाव शो करता है, लेकिन एक लिमिट तक। शेयर बाजार ये नहीं है कि आप हमेशा कमाते रहो, शेयर बाजार है कि हमेशा उजड़ते मत रहो। बिल्कुल। तो उसमें से अगर लगातार लॉसेस से बचना है, ओवरऑल अपने ग्राफ को प्रॉफिट की तरफ लेके जाना है, तो बर्थ चार्ट में आपके राहु और केतु बस बैलेंस कर लीजिए। आपको जीवन में और किसी चीज को शेयर बाजार के कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, मतलब ये 2 प्लैनेट्स अगर हमारे बैलेंस्ड हैं जी तो हमारा शेयर मार्केट में एक बिल्कुल, अच्छा निर्वाणा, रहेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए जैसे आपने बताया राहु देव जी के लिए, इसके लिए कोई बीज मंत्र भी है जो हमें करना चाहिए? नहीं, बीज मंत्र नहीं है, यहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल जो है राहु और केतु को सही करता है। ओके। अब माइथोलॉजी में जाएंगे ना, माइथोलॉजी की स्टोरीज हमें राहु और केतु के बारे में बताती हैं। ये हमने बचपन में अपने मैगजीन्स में, टीवी सीरियल्स में देख रखा है कि एक स्वरभानु राक्षस था, उसका जब गला काट दिया गया तो सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। एक ही है वो हाँ बेसिकली। जी। तो इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राहु के पास थिंकिंग पावर है। 5 सेंसेस होती हैं हमारी, देखना, टेस्ट करना, सूंघना, सुनना, बोलना और टच करना। इनमें से 4 सेंसेस जो हैं वो गर्दन से ऊपर हैं। तो राहु के पास ये चारों सेंसेस हैं। राहु सुन भी सकता है, राहु ऑब्जर्वर है, राहु एक्सप्रेस कर सकता है, राहु आभास कर सकता है सुन के, राहु आने वाली चीज़ों को स्मेल भी कर सकता है, पर राहु एग्जीक्यूट कुछ नहीं कर सकता। राहु के पास हाथ नहीं है, मोटर स्किल्स नहीं है। स्किल्स नहीं है। लेकिन वहीं केतु ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना एक्सप्रेस कर सकता है, वो बस कर सकता है। तो जब खराब केतु होता है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है। मेडिटेशन केतु को बाकी 4 सेंसेस दे देती है। तभी कहते हैं कि जब उसके साथ, कर्म के साथ आपकी वो सेंसेस मिल जाएं, इंट्यूशन पावर डेवलप होती है, आभास शक्ति। ये आभास शक्ति इंसान को डूबने से बचाती है। बर्थ चार्ट में कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ। 2nd हाउस में राहु हो और वो बंदा शेयर बाजार में काम कर रहा हो, तो कहते हैं पैसा रेत की तरह हाथ से फिसलता है। तो उस केस में कहा जाता है कि कहीं पे भी हाथी के पैर के नीचे की, हाथी के फुटप्रिंट जहाँ पे वो मिट्टी मिले ना, कुएं या तालाब में फेंकाओ, ये राहु कंट्रोल हो जाएंगे। गले में चांदी की गोली पहन के रखो, राहु कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें बताने का मतलब पता क्या होता है? लोग ये नहीं सुनेंगे दूसरे घर का राहु, लोग बस इस उपाय को कर लेंगे और उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए 2nd हाउस में राहु रहा, ये नहीं कि राहु के आगे 2 नंबर लिखा हो। बर्थ चार्ट में 2nd हाउस डिफरेंट चीज़ होती है। नियर बाय एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए, अगर है तो ये उपाय करिए, कभी भी राहु शेयर बाजार में डूबने नहीं देंगे। राहु 5th हाउस में हो, जो शेयर बाजार का ही घर है, वहाँ पे राहु हो तो इंसान खतरों का खिलाड़ी बन जाता है बड़ी जल्दी। ये इंट्राडे में जाता है, इजी मनी कमाने की तरफ जाता है, पेशेंस नहीं रहती उसमें। यही इंसान अगर साउथ फेसिंग घर में रह जाए, बर्बाद हो जाता है। शेयर बाजार उसको उठने नहीं देता वापस, और चस्का ऐसा लगता है कि उधार पकड़ पकड़ के कर्जाई हो जाता है, लेकिन नाम नहीं लेता बंद होने का। तो कौन सा फेसिंग बेटर रहता है? जिन्होंने पूरा कंप्लीट, जिनका राहु 5म भाव में है उनको साउथ फेसिंग नहीं लेना, बाकी कोई फेसिंग ले लो, बाकी कोई ले लो। हाँ जी। तो इस तरह से ये एनर्जीज कहीं ना कहीं हमारे एपिटाइट को कंट्रोल करती हैं। पेशेंस किसी भी इंसान के अंदर बृहस्पति बनाते हैं, उसको रिस्क लेने का एपिटाइट मंगल देते हैं। बुद्धि से काम करना है, सोच समझ के काम करना है, वो बुध देते हैं। सही और गलत के बीच में सिलेक्शन कैसे करनी है, वो शुक्र देते हैं। लगातार स्लोली लगे रहना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, वो शनि देते हैं। और बिल्कुल एक कोर मोटिव के साथ डिसिप्लिन्ड होकर चलना है, वो सूरज देते हैं। बिना इमोशनल हुए फैसला कैसे लेना है, वो चंद्रमा देते हैं। चंद्रमा इमोशंस के कारक है ना। हर प्लेनेट का रोल अपना अपना है, लेकिन शेयर बाजार जो फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, जो सेंटीमेंट से चलती है, वो ऐसी मार्केट है जिसमें थोड़ी सी खबर भी मार्केट में भूचाल ला देती है।
ये सारे एट्रीब्यूट राहु के हैं, इसलिए शेयर बाजार को राहु कहा गया है। योगेश जी, आपने बताया कि राहु और केतु हम इनको शांत कर लें तो मतलब इन पे हम प्रैक्टिस कर लें तो हमें शेयर मार्केट में रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं। मान लीजिए किसी को शेयर मार्केट से इंस्टेंट पैसा चाहिए, उसकी कोई मजबूरी अटकी हुई है या उसको एकदम पैसा चाहिए कि मैं आज लगाऊं और अभी आ जाए, मतलब 1-2 दिन में आ जाए, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर उपाय है? जी देखिए, इसका कोई थंब रूल नहीं है, हर एक के चार्ट के अनुसार इसका सॉल्यूशन तो अलग अलग है। फिर भी इंस्टेंट पैसा चाहिए तो उस केस में मैं 2-3 ट्वीक्स हैं वो बताता हूँ जो हमेशा काम करते हैं। उसमें से पहला ट्वीक है कि उनको अपने घर का जो ईस्ट एरिया है उसको क्लटर फ्री करना है। ईस्ट एरिया? हाँ जी, उस ईस्ट के एरिया में घर के बीचों बीच खड़े होकर कंपास निकाल के हाथ पे रखिए, जहाँ पे एग्जैक्ट 90 लिखा आ रहा है उसकी प्रोजेक्शन में चले जाइए घर में। तो जो प्रॉपर ईस्ट है वहाँ पे नीला रंग ना हो, ओके। वहाँ पे कोई पुराना फर्नीचर या पुराना सामान ना पड़ा हो, वहाँ पे कबाड़ हटाइए, वहाँ पे राइजिंग सन की फ़ोटो लगाइए। तो ये तो एक पहला ट्वीक हो गया, पहला उपाय समझ लीजिए, पहली टेक्निक समझ लीजिए। दूसरी टेक्निक है कि इस केस में उनको क्या करना है, अगर वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे नदी या नहर है, चलता पानी, तो जौ और दूध, जौ राहु है, राहु चंद्रमा के द्वारा निर्मल हो जाता है, दूध चंद्रमा है। जौ को दूध में भिगो के 1-2 घंटे रख दीजिए ताकि जौ के बार्ली सीड्स के जो कांटे होते हैं वो नरम हो जाएं। फिर इस घोल को चलते पानी में फेंकाइए। ये दूसरी टेक्निक है। अब सपोज कोई ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे ये सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में लाल कपड़े में इतने भर जौ जो हैं वो बांध के पोटली बना के रख दीजिए, लेकिन बांधने से पहले उस जौ पे गोमूत्र का छींटा ज़रूर देना है। अब ये जो लाल कपड़े की पोटली है जौ की, इसको घर के अंधेरे कोने में रख के ऊपर वजन रख दीजिए, ईंट। अच्छा। पर इस केस में इसको 11 दिन से ज़्यादा नहीं करना है। 11 दिन बाद पोटली समेत इस जौ को या तो जल प्रवाह करके आइए या उस ईंट के समेत भी, या किसी पेड़ पौधे या पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। ये जो 2 टेक्निक्स हैं ये इमीडिएटली कहीं ना कहीं से धन अरेंज करने के लिए मदद ज़रूर करती हैं, लेकिन इनको अप्लाई तब भी करना है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। इसको शौकिया टेक्निक नहीं बनाना है, सेंसिटिव टेक्निक्स हैं, इसको ज़्यादा देर भी नहीं करना है। जैसे एंटीबायोटिक को बहुत ज़्यादा लो तो बॉडी उसका रेजिस्टेंस खो देती है, बॉडी उसका असर खो देती है। इसको भी बहुत ज़्यादा बार किया जाएगा ना तो बार बार ये असर देगी भी नहीं। तो पहले डिसाइड कर लो कि अभी डू और डाई सिचुएशन है तो ही करना तो है, ही करना है, नहीं तो नहीं करना नहीं है। तो नहीं करना है। ओके, ये भी एक आपने अच्छी चीज़ बताई जी। है कि किसी को अगर इमरजेंसी है तो बिल्कुल। इसे करना है। और अभी मैं इसी कंटिन्यूटी में ये भी बताऊंगा, आप जानें कैसे कि आपके राहु या केतु अच्छे हैं या नहीं है। आपकी नेचर से पता चल जाएगा कि आपके राहु अच्छे हैं या नहीं, आपकी नेचर से पता चल जाएगा आपके केतु अच्छे हैं या नहीं, तभी आप इनको सही करने का प्रयत्न कर सकते हो। जिनके राहु अच्छे होते हैं वो क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, हसलर्स होते हैं, जुगाड़ू होते हैं। किसी भी आसपास की परिस्थिति से उनको कोई ना कोई मौका क्रिएट करना आता है। हर आपदा में अवसर ढूंढना उनको अच्छे से आता है। यहाँ पे राहु अच्छे हों तो और एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट आ जाता है कि वो पैनिक नहीं करते हैं। उल्टा जो पैनिक में लोग होते हैं वो उनके लिए एक पिलर बनते हैं, सहारा बनते हैं। लेकिन जिनके राहु खराब होते हैं उनके लिए 3 सबसे बड़े एट्रीब्यूट होते हैं। हमेशा अनजानी चीज़ का डर बना रहता है, हमेशा गलत फहमी का शिकार रहते हैं, थोड़े डाउटफुल या कंप्लेनिंग हो जाते हैं। और जिनके राहु खराब होते हैं वो लोग बहुत जल्दी रिएक्टिव नेचर के बन जाते हैं, फटाफट रिएक्शन दे देना, अच्छा या बुरा, बिजली की तरह। तो ये राहु के खराब होने की निशानियां हैं। और उसको मेडिटेशन से हम रेक्टिफाई कर सकते वो केतु की रेमेडी थी हैं। हाँ, मेडिटेशन, मेडिटेशन। तो राहु की रेमेडी थी मंगल को स्ट्रॉन्ग मंगल को करना। स्ट्रॉन्ग करना है। और केतु जिसके खराब होंगे बिना सोचे समझे खर्चा कर देना, बिना सोचे समझे, बिना आगे का सोचे कुछ भी इन्वेस्ट कर देना, कहाँ से दोबारा पैसे आएंगे नहीं सोचना। केतु खराब होगा तो ऐसे इंसान जो हैं वो लग्जरी में, भोग विलास में या इलिसिट रिलेशंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिनके केतु खराब होंगे उनकी लाइफ में उनके घर के अंदर का वास्तु तक बता देगा कि इनके केतु खराब हैं। उनकी टैप्स, उनके जो पानी के जितने भी अरेंजमेंट होते हैं किसी ना किसी तरह से ख़राब रहते हैं। घर के फर्श में कोई ना कोई खराबी आई रहती है,
दीवारों में दरारें तक आ जाती हैं, उनका जो मेन गेट है वो अजीब तरह की कब्ज़ों की जो आवाज़ें होती हैं जॉइंट्स की वो करता है, या उनके घर की जो भी कुंडियाँ खिड़कियाँ होती हैं वो किसी ना किसी तरह से ख़राब रहती हैं। ये केतु के ख़राब होने की निशानी होती है। तो ये निशानियाँ हैं, ये निशानियाँ बताती हैं कि कल को शेयर बाज़ार में जब आप डील करेंगे तो फेट क्या रहने वाला है। अब ये तो हमने करी शेयर मार्केट की बात, क्या कलर भी मैटर करता है कि आप जैसे मंडे को कोई पर्टिकुलर कलर पहनिए, ट्यूसडे को पहनिए, वेंसडे को पहनिए? चलिए मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ, हाँ जी। अगर आपने कलर पहनने हो मंडे को, आप कौन सा कलर पहनोगे? मैं जनरली सैटरडेज को फॉलो कर लेती हूँ कि अच्छा ब्लैक जी। पहन लिया। अब याद रखिएगा इस चीज़ को ध्यान से, लोग हर सप्ताह के जो दिनों के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, ये मैसेज उनके लिए है। वो सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को फिर से सफ़ेद, शनिवार को काला और रविवार को नारंगी या रेड कपड़ा पहनते हैं। अब जिस वार को आप उस ग्रह के कलर का कपड़ा पहनते हो, दरअसल आप जाने अनजाने में उस ग्रह को उस दिन के लिए ट्रिगर कर रहे हो। अगर वो ग्रह अच्छा है तो पॉजिटिवली ट्रिगर होगा, लेकिन अगर वो ग्रह आपके चार्ट में बुरा है वो नेगेटिवली ट्रिगर होने जा रहा है। तो जैसे लोग बृहस्पतिवार को जनरली येलो कलर पहनते हैं। अगर most of आपको the आपके people. चार्ट में नहीं पता है कि वो बृहस्पति नीच है या खराब है, तो येलो कपड़ा पहनना वो बैकफायर कर जाएगा। ओके। तो पहले चार्ट के अंदर दिखवा लीजिए किसी को कौन सा प्लेनेट आपका कपड़ा पहनने लायक अच्छा है, ट्रिगर करना चाहिए, नहीं तो मत करिए। योगेश जी, आपको यहाँ बुलाने का कारण ही यही है कि जितने ये छोटे मोटे पंडित आजकल पंडित बने फिर रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता है कि चार्ट कैसे देखते हैं। वो सिर्फ भ्रमित करते हैं और पैसा कचोट लेते वो हैं राहु है ना जो भ्रमित कर कि रहे हैं। कि आपका जी ये उपाय करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नदी में जाना पड़ेगा, रात को करना पड़ेगा, लाल किताब कर लो, वास्तु कर लो, यही नहीं समझ में आ रहा। बात पता क्या है, हर विद्या में चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो एक बड़ा नोबल प्रोफेशन डॉक्टरी हो, चाहे वो टीचर हो, कोई भी फील्ड ले लीजिए, पैसा तो हर परम हो ही एक गया है। में भ्रमित करने वाले लोग भी हैं और अच्छा करने वाले लोग भी हैं। तो हम जनरलाइज तो इसको कर नहीं सकते, ये हमारे ऊपर है। डिस्क्रिशन, सही गलत की पहचान करना, ये शुक्र होता है। अब आप देखिए कि हर प्लेनेट शेयर बाजार में काम आ रहा है। मैंने शुरू से बताया कि जब आप इमोशनल होकर डिसीजन लेते हो वो चंद्रमा ट्रिगर हो रहा है। सही गलत की पहचान भूल गई, किस पे यकीन करना किस पे नहीं, वो शुक्र होता है। तो जिन लोगों के शुक्र खराब हैं वो भ्रमित भी हो जाते हैं, वो गलत लोगों पे यकीन भी कर लेते हैं। तो एंड पे आके बात कहाँ ख़त्म होती है कि अपने बर्थ चार्ट को जानना चाहिए। कहते हैं ना KYC, नो योर क्लाइंट, तो यहाँ पे KYC का दूसरा मतलब है नो योर चार्ट। आपको अपने बर्थ चार्ट में अपने चार्ट का पता होना चाहिए कि आपका कौन सा प्लेनेट कौन सी मुद्रा में है। क्या वो ट्रिगर होना मांग रहा है, कोई शांत होना मांग रहा है, बलवान होना मांग रहा है, कि अच्छा वैसे ही चल रहा है। जब आपको पता चलेगा आपका, तब भी ये भी पता चल जाएगा कि आपका बिहेवियर किस पैटर्न से हो रहा है। तो आपने बताया जैसे हमारा जो बर्थ चार्ट है वो हमारा एक तरह से DNA हो गया, एक्सरे अगर हो गया या एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड है, हाँ। वो पूरा सब कुछ दिखा नहीं, देता है। और सरल भाषा में बोलूं, ये आपके खजाने का नक्शा है। अच्छा, इसको फॉलो करके आप अपने खजाने तक पहुंच सकते हो, जो आप ही के लिए है। उसकी चाबी भी आप ही के पास है। किसी का नक्शा फॉलो करके आप अपने खजाने तक नहीं पहुंच सकते। तो योगेश जी एक चीज़ बताइए, जो हमारा बर्थ चार्ट है क्या वो हमारी पास्ट लाइफ कर्मा से भी जुड़ा हुआ है? बिल्कुल 100%। और जो हमारी लाइफ में सीक्वेंस होती हैं या जो हमें लॉसेस होते हैं या जो हम परेशान होते हैं, क्या वो पास्ट लाइफ कर्मा के ब्लॉकेजेस की वजह से भी हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज फायदा हुआ कल लॉस हो गया, उसको पास्ट लाइफ कर्मा से नहीं जोड़ना नहीं, है। जो कंसिस्टेंटली हमें प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में। लाइफ को बड़ी ब्रैकेट में देखना होगा, एक बर्ड आई व्यू से देखना होगा कि लाइफ में आपका एक फेज, कुछ साल का ऐसा फेज आया जो बर्बाद करके चला गया, वो पेंडिंग कर्मा था। 1-2 महीने का लो रहना पेंडिंग कर्मा नहीं है, आपकी डिसीजन मेकिंग है। लेकिन आपने पूरा अपना जोर ही लगा दिया, हर तरह से आपने फॉलो किया, लेकिन लॉस नहीं रुके और बुद्धि भी ऐसी भ्रमित हुई कि कई साल तक करते रहे आप, ये पेंडिंग कर्मा था। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कोई एक लेडी है जो कि बहुत परेशान है अपनी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड, तो उस केस में
वो उसने सारे उपाय भी कर लिए और वो खुद भी बहुत एक्टिव है, मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानती है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ उसके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। तो क्या ये पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब है कि वो उनके नॉलेज में गैप है, वो सही उपाय नहीं कर रही हैं और वो अपने दर्द के कारण को पहचान नहीं पा रही हैं। केवल एक नॉलेज होना और चीज़ है, उस नॉलेज को सही अप्लाई करना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हो ही नहीं सकता कि कोई पेंडिंग कर्मा है और वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पहचाना ना जाए और सही ना हो पाए। हो जाता है। ज़रूरत है समस्या की नब्ज को पकड़ने की, उसको पहचानने की। कोई कारण नहीं है। अगर वो सारे उपाय करके नहीं हो रही हैं, उपाय गलत हो रहे हैं। किसी को बुखार है, वो पैरासीटामोल से नहीं उतर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्ट चेंज करना होगा। मेफ्टाल लेनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। ठीक है, निमोस्लाइड मेफ्टाल लेनी होगी, तभी वो बुखार साथ में उतरेगा, यानी सॉल्ट चेंज करना है। तो उपाय का मतलब क्या है, हम सही सॉल्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बुखार नहीं उतरा है। पेंडिंग कर्मा क्या है? पेंडिंग कर्मा कोई कर्ज थोड़ी है। पेंडिंग कर्मा क्या है कि आपका ये आप पिछले जन्म का पेंडिंग लेके आए थे। चलिए, शेयर बाजार की बात हो रही है ना, तो बैंकिंग की बात करते हैं। सिबिल स्कोर क्या होती है सर? इट्स ए नंबर गिवन टू योर क्रेडिट क्रेडिट जर्नी वर्दीनेस। या क्रेडिट वर्दीनेस। यस ठीक है, कि आप कितने ईमानदार हो कर्जा चुकाने में। जी। तो पेंडिंग कर्मा क्या है? आपके जो कर्मास हैं, डीड्स हैं, उसका सिबिल स्कोर है। जब सिबिल स्कोर सही नहीं होती है, हम क्या करते हैं? सिबिल स्कोर को सही करने के लिए क्या उपाय होता है? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। यू बी मोर ऑनेस्ट टू योर पेमेंट्स। जो देनदारियां होती है उसको खत्म करते हैं, सिबिल सही हो जाती है। Yes. दिस इज पेंडिंग कर्मा। एस्ट्रोलॉजर बताता है ये देनदारियां हैं, इसको सिंबॉलिकली इस तरह से कवर करिए। जैसे कि किसी के बर्थ चार्ट में एक ऐसा पेंडिंग कर्मा है जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि गुरु बर्थ चार्ट के 11वें घर में, वो भी नीच राशि का, उन लोगों को मिलता है जिन्होंने पिछले जन्म में लाशों की बेकदरी की होती है। तो इस जन्म में उनको कहा जाता है लवारिस लाशों के कफन दफन का अरेंजमेंट करवाओ, तो पेंडिंग कर्मा क्लियर हो जाएगा। आपने अपना कर्म ठीक कर लिया, हाँ। तो आप किसी के आगे बर्थ बढ़ चार्ट में जाओगे। सूरज और चंद्रमा दोनों ही पीड़ित होते हैं, यानी कि उसने पेंडिंग लाइफ में अपने मदर और फादर, सूरज फादर, मदर चंद्रमा, इन दोनों की इज्जत नहीं की होती है। तो इस जन्म में माता पिता की सेवा कर लो, पेंडिंग कर्मा क्लियर हो जाएगा। तो योगेश जी, ये जो उपाय किए जाते हैं, जैसे कि कोई बताता है 40 दिन, 45 दिन, 6 महीने, तो क्या इनसे वाकई ही फर्क पड़ता है या सिर्फ हमारी साइकोलॉजी इंप्रूव होने लग नहीं सर, जाती नहीं, है? साइकोलॉजी तो इम्प्रूव होती है। देखिए, यहाँ पे आपको बड़ा कलेक्टिवली चीज़ों को लेना होगा। कोई भी जीवन में दुर्घटना, कोई भी बुरी चीज़ रातों रात नहीं होती है। अचानक तो एक रॉन्ग वर्ड है। अचानक वाली चीज़ को होने में भी पीछे एक प्रोसेस होता है। तो जैसे बिजली अचानक कड़की, लेकिन वो आकाश में चार्जिंग बनते हुए कितना समय निकल जाता है, फिर वो जी। बिजली कड़कती है। तो जो लाइफ में ये चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें इनके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। तो ये इस प्रोसेस को समझ लेंगे तो ही चीज़ें समझ आएंगी। कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, ज़्यादातर केसेस में, मोर देन 90% केसेस में, सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसकी बैड कंडीशनिंग हमारे जीवन में दुर्घटनाओं या बुरी घटनाओं को आमंत्रित करती है। तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो बना हुआ है ना, जी। सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून करने के लिए। मैनिफेस्टेशंस क्यों होती हैं? सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून करने का एस्ट्रोलॉजी के उपाय सबसे बढ़िया तरीका है। किसी भी काम को, अभी मैंने मेडिटेशन कम से कम कितने दिन करने के लिए बोला? 40 दिन। 40 दिन में सबकॉन्शियस ट्रेन होता है। तो कोई भी उपाय जब 40-45 दिन के लिए, 6 महीने के लिए करने के लिए बोला जाता है ना, वो दरअसल वो एनर्जी सबकॉन्शियस तक जा रही होती है। सबकॉन्शियस ट्यून होता है तो वो आगे खुशहाली के रास्ते खोलता है, जो आपको पता भी नहीं चलते कैसे खुल रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस के पास तो बहुत गहरे काम है करने के लिए। उसके पास तो जन्मों जन्मों का डाटा है। कॉन्शियस माइंड को तो आज पता है ना कि आज क्या खाया, क्या पहना, किसका कितना लेना है, किससे कितना देना है। सबकॉन्शियस के पास तो कहीं 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 ज़्यादा डाटा है। तो उसको ट्यून करना है तो कम से कम 1.5 महीना तो प्रोसेस शुरू होने में लगता है। इसलिए उपाय इतने दिन के लिए बोले जाते हैं, एंड दिस इज हाउ दे वर्क।
ये तो आपने बताया सबकॉन्शियस माइंड की बात, और शेयर मार्केट में कैसे आप अपने आप को बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। योगेश जी, क्या नज़र दोष कुछ होता है? जैसे आज हमें मान लीजिए प्रॉफिट आया, अच्छा प्रॉफिट आया, तो हम जब भी एक्सप्रेस कर देते हैं उस प्रॉफिट को, तो अगले दिन हमें नहीं आता। तो क्या ये नज़र दोष, या कहते हैं किसी ने आपका काम बांध रखा हो, ऐसा कुछ होता है? ये काम बांध रखा है वगैरह तो ये ज़्यादातर मिथ्स हैं। ये ज़्यादातर नज़र myths हैं। दोष तो बहुत मैटर करता है, स्पेशली जब बर्थ चार्ट में कन्या राशि और मंगल ये खराब होते हैं, पर्टिकुलर पोजीशंस पे होते हैं, तो नज़र दोष तो गोली की तरह लगता है। तभी हम बर्थ चार्ट देख के ना, जिन लोगों के मंगल कुछ खराब होते हैं ना, उनको कहते हैं कि भैया दिखावा मत करो। उनको कहते हैं शादी में या किसी भी अच्छे काम में जब मिठाई बांटो साथ में नमकीन बांटो। तब अच्छा। उनको कहते हैं लो प्रोफाइल पे रह के सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट भी करना है, मुंह थोड़ा सा लटका के रखो, अपनी खुशी ज़्यादा अपनी एक्सप्रेस खुशी मत को करो। ज़्यादा एक्सप्रेस मत करो, क्योंकि आपको जो है वो दूसरों की नज़र, दूसरों का जेलस फैक्टर जो है वो जल्दी हर्ट करेगा। योगेश जी, जैसे अब ना हर कोई इतना, आप जैसे इतने ट्रेंड है, आपको पता है बर्थ चार्ट को कैसे बारीकी से रीड करना है, लेकिन हर कोई इतना ट्रेंड नहीं होता, और लोग जैसे नज़र लगती है तो इधर उधर जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। तो कोई ऐसी रेमेडी जो जनरलाइज सबके काम करे? सबसे पहले तो परहेज के लाइफ का रिचुअल बना लो कि भाई खुद को जो सेलिब्रेशन है उसको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है, ढिंडोरा नहीं पीटना है। करने में क्या जाता है, आप पहले डिसाइड करो कि दिखावा पसंद है कि प्रॉफिट पसंद है। प्रॉफिट ये तो पसंद है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। अगर दिखावा पसंद है तो भुगतो, प्रॉफिट पसंद है तो चुप रहो। इससे बढ़िया क्या टेक्निक होगी, क्या उपाय होगा? पहली बात। दूसरी बात, अब उपायों पे ही आना है ना, तो फिर उपायों पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि नज़र दोष से बहुत पीड़ित है ना, तो हर साल में कम से कम 2 से 3 बार कहीं ना कहीं ज़मीन में नीम का पौधा प्लांट करते रहिए, एंड मेक श्योर कि वो ग्रो करे। ओके। हाँ, उससे नज़र दोष लगने की संभावना 99.99% तक कम हो जाती है। नीम का पौधा साल में 2 या 3 बार लगा। प्लांट करते रहो। अभी जैसे बारिशें चल रही हैं, तो इन दिनों तो बहुत अच्छा ग्रो बिल्कुल कर जाएगा। करिए ना। ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहते हैं, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये पौधे ग्रो नहीं करेंगे। यहाँ तो बहुत लेकिन अच्छे हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए तो ये एक औषधि है, बून है, तो ये किया जा सकता है। तो उससे नज़र दोष से काफ़ी प्रोटेक्शन हो नज़र जाएगी। दोष से काफ़ी रक्षा होती है। नज़र दोष से रक्षा चाहिए तो लाल मौली, सिर्फ लाल, लाल पीली नहीं, घर के पूजा स्थान पे रखिए। 108 हनुमान चालीसा पढ़ गए, उस मौली पे ब्लो करके फूंक मार दीजिए 108वें हनुमान चालीसा के बाद, और राइट कलाई पे बांध के रखिए। रक्षा कवच है ये। तो 108 हनुमान चालीसा जो पढ़नी है वो हम बारी बारी से पढ़ सकते हैं? जैसे बारी बारी से नहीं, इसको 11 दिन लगा के पढ़िए, 7 दिन लगा के पढ़िए, रोज के बराबर मात्रा में, कम ज़्यादा एक बार डिसाइड कर लीजिए, पढ़िए। 9 बार जैसे डिसाइड हाँ, कर लिया। क्वालिटी सफ़र मत होने दीजिए। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली क्या है, आदत नहीं है तो 108वें हनुमान चालीसा तक तो हम पीछा छुड़ाएंगे, नहीं, but फटाफट पढ़ने मैंने की देखा कोशिश है, करेंगे। जैसे मैंने पीछे पढ़नी शुरू करी थी तो मैं 11 बार का मैंने नियम दिया था एक बार। तो अगर आप फ्लो में पढ़ो तो 11 बार आपकी आधे घंटे में हो जाती है आराम से। बात सुनिए, यहाँ पे फिर शुक्र की बात आ जाती है, क्वांटिटी और क्वालिटी। आप 11वीं बार तक तो भूल ही जाते हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आपका मोह रिसाइड कर रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है। हाँ, होता है ये बिल्कुल। वो नहीं होना चाहिए ना। डेली की एक क्वांटिटी फिक्स करनी एक है। क्वांटिटी फिक्स करिए, उसमें क्वालिटी पूरी रखिए। कभी मोबाइल को बिना सिम के यूज़ करके देखिए, कहीं पे नंबर डायल होगा? कुछ भी नहीं। तो ये वही होता है ना, बिना सिम के भगवान का नंबर नहीं डायल होगा। यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आपको पूरा वेग से पढ़ना होगा, पूरी भाव से पढ़ना होगा। फिर चाहे 108 दिन लगाइए, रोज का एक करिए। अच्छा। हाँ, करना 108 बार है, पूरी भाव से करना है, मौली को फूंक मारनी है, वो परमानेंट अभिमंत्रित होगी, जब तक वो गोला चलेगा नजर नहीं लगेगी, ये गारंटी देता हूँ मैं। और उसको जो बांधेंगे राइट कलाई में। राइट कलाई में, और जी। कितने दिन बांध के फिर उसको जब तक हटा वो देना है? कटफट ना जाए, फीकी ना पड़ जाए, तब तक बांधे हाँ रखें। तब तक। उसके बाद उसी गोले में वो अभिमंत्रित है, दोबारा बांध लीजिए, और उसको जो बांधी हुई है उसको प्रवाहित कर उसको दें। प्रवाहित कर दीजिए, पेड़ पौधे के नीचे रखाइए। अच्छा। अब हम अपने कोर टॉपिक पे आ जाएं। जी बिल्कुल। स्टॉक मार्केट वालों के लिए उपाय। स्टॉक मार्केट वालों के लिए एक ज़बरदस्त उपाय है कि एक वाइट उछलते हुए घोड़े का स्टैचू अपने उस टर्मिनल, उस टेबल पे रखिए जहाँ पे बैठ के ज़्यादातर आप डील करते हो। वाइट, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप है, मूविंग हो कहीं पे, या मोबाइल से ही करते हो, तो वाइट हॉर्स का कोई स्टिकर वगैरह लगा के उस लैपटॉप या मोबाइल पे लगा के रखिए। ये एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में चांदी का स्क्वायर टुकड़ा रखिए।
चांदी चंद्रमा, स्क्वायर शेप मंगल, हर Okay. जगह पे राहु को काउंटर किया जा रहा है। सफेद उछलता हुआ घोड़ा भी चंद्रमा है। और तीसरी टेक्निक है कि जो शेयर बाजार में लगातार प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो लोग वरदान मुद्रा वाले हनुमान जी की एक तस्वीर को घर के पूजा स्थान पे रखें और रोजाना बड़े भाव से एक हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। वरदान मुद्रा क्या होती है? जो एक घुटना जमीन पे लगा के हनुमान जी इस तरह से ऐसे करके जो बैठे, घुटना लगा के, अच्छा। वो वाली मुद्रा वो रखिए। और 100% इसमें कम से कम आप अचानक होने वाले निकम्मे जो लॉसेस होते हैं उनसे तो बचोगे ही। कुछ लोगों को बिजनेस में भी लॉस हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी मतलब एक जो मतलब पैसा आता है खर्चा हो जाता है, पैसा आता है खर्चा हो मैंने वो जाता आपको मर्म दे दिया है कि वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि सही करवा लीजिए बर्थ चार्ट की, ये सही हो जाएगा। इसका कोई और थंब रूल नहीं है और इसका कोई जनरलाइज्ड उपाय भी नहीं है। है। अच्छा, अलग इंसान, अलग फिंगरप्रिंट्स हैं, अलग कुंडलियां हैं, अलग कर्म गति है। हम बहुत सारी रीलों में देखते हैं, कोई बोलता है कि ये शब्द बोलो, कोई बोलता है वो शब्द बोलो, लाल किताब के उपाय करो, कोई कहता है वास्तु। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में ये सब हो सकता है या लाल किताब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ है? अरे लाल किताब क्या है? लाल किताब भी तो एस्ट्रोलॉजी है, एक एक्सटेंशन है एस्ट्रोलॉजी की। उतनी ही अच्छा। पवित्र है, उतनी ही महान है जितनी बाकी एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन क्योंकि लफ्ज वर्ड कौन सा है, लाल किताब, लोग इसको कई बार जादू टोने से जोड़ के देख लेते हैं। अच्छा, ये नॉलेज का अभाव है। तो जादू टोना अभी वर्ड आपने यूज़ किया, तो जादू टोना या तंत्र मंत्र कुछ होता है? बिल्कुल होता है। इसको हम कहते हैं वामपंथी एस्ट्रोलॉजी या लेफ्टिस्ट एस्ट्रोलॉजी। एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द नेचर इज लेफ्टिस्ट एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। तंत्र बड़ा पवित्र वर्ड है। तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तंत्र? नहीं सर, ऑकल्ट? नो सर, इंजीनियरिंग, अच्छा, तंत्र। ताना बाना, यस। तंत्र, मशीन को यंत्र। तो तंत्र क्या है? कुदरत की ऊर्जाओं को एक सुर में बिठाने का नाम तंत्र है। ओके। अब उस तंत्र में एक लेफ्टिस्ट एक्टिविटीज होती है जो अगेंस्ट द नेचर जाते हैं, उसको जादू टोना बोला जाता है। होते हैं वो, लेकिन 1,00,000 के पीछे एक होते हैं, बाकी केवल डरावे का काम करते हैं, कुछ नहीं होता उनके बल्ले। लेकिन जो होते हैं वो कभी किसी के अगेंस्ट काम ज्यादातर नहीं करते हैं। कहते हैं ना, जो कर रहा है आपके अगेंस्ट उसी पर ही वो ज्यादा आ जाता है। चलो वो तो अपने मन को समझाने के लिए है। समझाने के लिए है। हाँ, लेकिन फिर भी तंत्र में 99% लोग फ्लूक होते हैं, फेक होते हैं, इसलिए इनसे डरना मना है। जो रियल तांत्रिक होते हैं वो जग भलाई का काम करते हैं। जो रियल तांत्रिक होते हैं वो कभी भी इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में नहीं जाते हैं, और जो जाते हैं वो लाखों नहीं बल्कि लाखों लाखों में एक होते हैं। हर कोई नहीं कर सकता है सर, उसके लिए विद्या बहुत बहुत advanced गहरी विद्या चाहिए होती है। बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए इस चीज़ के प्रति बेफिक्र हो जाइए। तो योगेश जी, अब हमने ये बात करी कि हम अपने ग्रहों को ठीक करके हम इनकम अर्न कर सकते जी। हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इनकम तो अर्न हो गई, लेकिन हमें क्या कुछ ऐसा क्या करें कि जैसे कई लोगों के घरों में पैसा टिकता नहीं है, आता है, स्टेबिलिटी नहीं है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। लिक्विडिटी प्रॉब्लम, तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो वास्तु हम अपने घर का थोड़ा ठीक कर पाएँ जिससे कि जो पैसा आया वो हर महीने कॉन्स्टेंटली आता रहे? जैसे शेयर मार्केट में भी कभी आया कभी नहीं आया, तो कुछ ऐसा उपाय जिससे कि किसी को भी जो पैसा आ रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट से आ रहा है, चाहे वो बिजनेस से आ रहा है, या इवन सर्विस से भी आ रहा है, तो वो कॉन्स्टेंटली आता रहे और वो टिके। हाँ, तो घर के अंदर जो पैसे की ऊर्जा है उसको एस्केलेट करना होगा, वो कैसे उसको होगी? स्टेबल करना होगा। इसमें भी कोई एक पक्की टेक्निक नहीं है, फिर भी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा काम करती हैं। इसमें से सबसे पहली टेक्निक है कि आपके घर में जो साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट के बीच में एरिया, वहाँ पे गुल्लक रखिए। वेस्ट के बीच में? हाँ, वहाँ पे जो भी चीज़ रखेंगे वो आपके सबकॉन्शियस से जुड़ेगी, आपके लाइफ के फेट से जुड़ेगी। वहाँ पे आप कुछ भी रख दो, आप वहाँ पे टीवी रख दीजिए, आपके घर में हमेशा एंटरटेनमेंट का ही माहौल रहेगा। वहाँ पे आप गुल्लक रखिए, आपके घर में हमेशा धन के टिकने का माहौल रहेगा। वेस्ट में? साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट के वेस्ट। बीच वाले एरिया में, ना प्रॉपर वेस्ट पैसे रख दें ना वहाँ तो? प्रॉपर साउथ वेस्ट। पैसे रख दे तो? सर पैसे फिर आप मेड पे इल्जाम लगाओगे उठा के ले गई। आप गुल्लक रखिए पॉइंट ना, है। आप गुल्लक रखिए, उसमें पैसे डालते रहिए रोज। और फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि घर के नॉर्थ में
कुबेर महाराज की, या जो ये चाइनीज फेंगशुई में लाफिंग बुद्धा होते हैं, यानी वेल्थ का कोई भी सिंबल रख दीजिए। हम विष्णु जी की प्रतिमा रख सकते हैं वो वहाँ घर पे? के पश्चिम में, वो तीसरा उपाय था। वो तीसरा। विष्णु जी की फोटो, कौन से विष्णु जी? लक्ष्मी नारायण। हाँ जी, जो लक्ष्मी जी के साथ हाँ बैठे जी, हैं। गोल्डन फ्रेम में करके घर के पश्चिम में रखिए। ये 3 चीजें करिए, घर के अंदर 100% पैसा टिकेगा, आएगा भी टिकेगा भी। आएगा भी और टिकेगा भी। जी। योगेश जी, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी सुनते हैं आजकल, इतना इंस्टा पर, फेसबुक पर बहुत कुछ आता है, तो सब शनि देव जी से क्यों डराते हैं? देखो, डराने वाला काम है ना, तो वो बड़ा आसान है। आप शनि जी का नाम लेके डराओ, राहु का नाम लेके डराओ, किसी भी चीज़ से डराओ, डरना मना है। डर कहाँ पे है? जहाँ पे नॉलेज नहीं है। आपको उदाहरण देता हूँ। आप किसी अनजान जगह पे गए हो, आप किसी भी अनजान जगह पे गए हो, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, तो क्या आपके मन में डर नहीं आएगा? आएगा। आएगा। एकदम से लाइट आ जाए, तो क्या आपके मन में डर आएगा उस जगह के प्रति? नहीं। नहीं। लेकिन उसी समय पे अगर आप अपने घर में हो, अंधेरा हो जाए, तो आप क्या घबराएंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है सारे इन्स एंड आउट्स की, वहाँ पे लाइट की ज़रूरत भी नहीं है। तो कहने का भाव है, शनि महाराज से लोग क्यों डरते हैं? जानकारी के अभाव में। जब हमें जानकारी मिल जाती है कि शनि अपने आप में कोई रिजल्ट नहीं देते, वो केवल जो आपने किया है उसका रिजल्ट देते हैं। अच्छा किया है, क्यों डर रहे हो? और बुरा किया है तो कोई बचा नहीं सकता। तो शनि को कर्म के देवता या न्यायाधीश क्यों बोला जाता है? अब एक बात बताइए, एक जज आपके सामने आ गया, आप उससे कब डरोगे? जब गलत किया होगा। हाँ जी। लेकिन जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो जज से डरोगे आप? बिल्कुल नहीं। दिस इज शनि, एज सिंपल। अब यहाँ पे एक कार्मिक कनेक्शन भी होता है। शनि पिछले संचित कर्मों का भी फल देते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत होती है, जो बताता है कि कहीं कोई नेगेटिव संचित कर्मों के ट्रिगर होने का समय तो नहीं आ रखा। तो उसके भी इलाज होते हैं, लाइलाज कुछ नहीं है। तो बात का मर्म ये है कि शनि महाराज को समझना है, डरना नहीं है। डरना मना है। डरना मना है। जी। योगेश जी, हम अब एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी। बिल्कुल प्रिसाइज क्वेश्चन, हमें एक चीट कोड चाहिए हाँ जी। पैसे को वशीकरण करने का। अच्छा जी। सीधा सा मतलब सिंपल। आप देखिए, कहते हो कि इसको वश में कर लो, उसको हमें पैसे को ही हमें वश में पैसे करना को है। वश में करना है। देखिए, ये इतना भोला भाला सवाल है कि मैं तो इसका जवाब दूंगा जिस दिन मुझे ये चीट कोड पता चल जाएगा, मैं सिर्फ अपने पे अप्लाई करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर भी यहाँ मैं थोड़ा वोकेबलरी या टर्मिनोलॉजी चेंज करूंगा। मैं चीट कोड नहीं बोलूंगा, टेक्निक बोलूंगा। ये अप्लाई करिए, इससे पैसे की कमी दूर होगी, इससे अबंडेंस आएगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो इसमें आपके घर के अंदर कुछ कोने हैं, उनको हमेशा आपने सही रखना है। घर के नॉर्थ वेस्ट में आप हमेशा या तो भगवान शंकर की वो फोटो जिसमें उनके माथे पे चंद्रमा है वो लगा के रखिए, या आप 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगा के रखिए। दोनों नहीं लगानी है, कोई एक। या फिर आप दौड़ते घोड़ों का, सफ़ेद वालों का स्टैचू रख लीजिए नॉर्थ वेस्ट में। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपके घर का जो उत्तर है वहाँ पे हरे भरे पौधे रखिए, जंगल की फ़ोटो लगा के रखिए, हरियाली की फ़ोटो लगा के रखिए, या वैसे ही किसी तरह का कोई ग्रासी एनवायरनमेंट रख दीजिए। और तीसरे, आपके घर का जो वेस्ट है वहाँ पे आप कैमल जो होते हैं, ऊँट, उनकी कोई सीनरी या उनकी कोई मूर्ति एज ए शो पीस रख दीजिए। ये आपके घर के अंदर मनी ट्रायंगल एक्टिवेट हो जाएगा और इससे अबंडेंस आने के सारे रास्ते खुलेंगे। बट मेक श्योर कि इन तीनों जगहों पे टॉयलेट ना हो, नहीं तो फिर आपको वास्तु वाले को बुला के वास्तु को बैलेंस करवाना होगा, तभी आपके घर के अबंडेंस जो है वो एक्टिवेट हो पाएगी। तो योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने हमें इतना सारा ज्ञान दिया, प्लैनेट्स के बारे में बताया, राहु केतु के बारे में बताया, पैसे को अट्रैक्ट करने के बारे में बताया, और शेयर मार्केट स्पेशली जो लोग नुकसान में हैं, परेशानी में हैं, उनके लिए कुछ उपाय बताए। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपका ये ज्ञान जो है ये हमारी ऑडियंस सुनेगी, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इस रील को तो ख़ास तौर से सेव ही कर लो, इस वीडियो को, ताकि जब ज़रूरत पड़े
प्ले करो और उपाय देख लो, क्योंकि योगेश जी इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत रिक्वेस्ट के बाद आए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों का कुछ ना कुछ भला हम लोग कर पाए होंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद, शुक्रिया सर।